नमस्कार, मैं साहुल पांडे और स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूँ विधानसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर के। इस बार हम बात किशनगंज सीट की करेंगे, जिसे बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। इस सीट को लेकर के हमेशा से बड़े बड़े दिग्गज जो है, राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, वो चकमा खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता एकदम आखिरी समय में अपना फैसला सुनाती है और सबको चौंका कर रख देती है। हमारे साथ राजमोहन जी हैं, जिन्होंने पिछली बार उपचुनाव जब हुए थे, इनका एक प्रेडिक्शन बहुत सटीक बैठा था, और वो प्रेडिक्शन था कि इस बार यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का खाता खुल जाएगा, और वो एकदम सही हुआ था। तो उन्हीं से हम जानेंगे इस सीट पर इस बार कैसी टक्कर है, क्या कुछ मामला चल रहा है, बताइए। सबसे पहले ये बता दें कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर फिर से लड़ाई जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और AIMIM में ही है। त्रिकोणीय लड़ाई है, जिस तरह से उपचुनाव में हुआ था, है ना, तीनों में लड़ाई थी, और इस बार भी वही लड़ाई होगी। और सबसे बड़ा यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को होगा जब कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी बदल दिया है। यहाँ से इजहारुल हुसैन को टिकट दिया गया है, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, है ना, काफ़ी समय से कार्यकर्ता हैं और किसी बड़े पद पर नहीं रहे हैं, और उन्हें यह टिकट दिया गया है, जिसके वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों में कुछ जो नाराजगी उपचुनाव में दिखी थी, शायद इस बार ना दिखाई दे, और कांग्रेस इस बार लड़ाई में दिखेगी। कार्यकर्ताओं को खास तौर पे खुश करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन क्या लगता है, मोहम्मद जावेद जो पहले यहाँ से अभी लोकसभा सांसद हैं, वो पहले यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार उनकी माँ खड़ी हुई, नहीं जीत सकी। अगर उन्हें भी दोबारा से मौका दिया जाता तो शायद फ़ायदा नहीं हो सकता था। कांग्रेस हार ही इस वजह से थी क्योंकि मोहम्मद जावेद ने अपनी माँ को टिकट दिलाया था। लोगों का सीधा सीधा कहना था कि आपकी माँ बुजुर्ग हो चुकी हैं और आप सांसद हैं, इसके बावजूद आप चाहते हैं कि हर पद आप ही के घर में रहे। इसी वजह से आपने अपनी माँ को टिकट दिलाया, और इसी वजह से लोग जो है, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे ऊपर में लगता है, वहीं यहाँ किशनगंज स्थानीय स्तर पर भी दिखा, और इस वजह से लोग नाराज हुए और कमरुल होदा को उन्होंने वोट किया। AIMIM से खड़े थे कमरुल होदा, और देखिए, मेरा मानना है कि AIMIM के नाम पर कमरुल होदा के साथ किशनगंज की जनता नहीं गई थी। कमरुल होदा का अपना एक संगठन है वहाँ पर, और एक जमीनी स्तर के वो नेता हैं। पहले मुखिया बने 2001 में, उसके बाद वो प्रमुख बनते हैं, उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बनते हैं, जिला परिषद में जीत कर जाते हैं। यानी जमीन से आए, जमीन से मतलब एकदम निचले स्तर से पहुंचे हैं विधायक के लेवल पर। चुनाव 2015 में कमरुल होदा लड़े थे NCP के टिकट पर, 8000 वोट उन्हें मिला था, लेकिन जितने लायक वो वोट नहीं था, और आखिरकार कामयाबी उनको मिली 2019 में उपचुनाव में। AIMIM ने उनको पहचाना, उनकी ज़मीनी हकीकत को जाना, वो जानते थे कि ये समर्थन ला सकते हैं, उनको टिकट दिया और उन्होंने जीत कर दिखाया। तो 2019 में तो जीत गए, उपचुनाव था, लेकिन इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं, 1 साल के लिए ही चुने गए, फिर से दोबारा साबित कर पाएंगे क्या? देखिए, यही है कमरुल होदा के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी लगा था। तो लॉकडाउन में वो लोगों के साथ कितना रहे, लोगों की मदद कितना पहुंचाए, विधायक बनने के बाद उनका व्यवहार कैसा रहा, ये जो बातें होंगी। क्योंकि कुछ ज़्यादा दिन विधायक नहीं रहे हैं, 1 साल लगभग रहे हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। तो 1 साल में उनका जो छवि है, उन्होंने उसे बेहतर बनाया है या खराब बनाया है, यही फैक्टर होगा कि लोग उन्हें वोट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अब बात हम कर लेते हैं, जैसे कि कांग्रेस का ये एक तरीके से परंपरागत सीट रही उसकी, कांग्रेस की। मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ रहे। MIM आती है, वो मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो क्या कांग्रेस की ज़मीन जो है इस इलाके में ख़त्म हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस की जमीन केवल इस इलाके में नहीं खत्म है। आप देश भर के कोने कोने में देखेंगे तो मीम ने कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा जो युवा वर्ग पे आरोप लगाती है कांग्रेस की बीजेपी सपोर्टर है। मीम जो है वो युवा वर्ग, मुस्लिम जो खासकर युवा वर्ग है, उस पर उसका अच्छा असर है, अच्छा प्रभाव है। लोग जो युवा वर्ग है वो उसके साथ जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार के चुनाव में मीम उतनी सक्सेस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में उसका संगठन नहीं है। लेकिन इस एक सीट पर तो उसका दबाव बनेगा। देखिए, सीमांचल के हर एक सीट पर उसका दबाव, थोड़ा बहुत वोट रहेगा, लेकिन वो जीत हार में तब्दील कर पाना। किशनगंज में वो लड़ाई में रहेगी कमरुल होदा की वजह से, उनके कद के वजह से। जीत की गुंजाइश मैं इस बार नहीं कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि लड़ाई त्रिकोणीय होगा। हाँ, तो त्रिकोणीय लड़ाई की जब बात करते हैं, मैं बात करना चाहूँगा बीजेपी उम्मीदवार की, स्वीटी सिंह। वो भी लगातार खड़ी होती रहती हैं यहाँ से। और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हमेशा से बीजेपी किसी हिंदू कैंडिडेट को जब उतारती है, क्या उसका एक प्रभाव पड़ता है क्या वहाँ की जनता पे? देखिए, आप
पीछे जाएंगे ना तो सन 2000 से देखेंगे किशनगंज सीट को, तो बीजेपी हमेशा से ही दूसरे नंबर पर रही है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम और हिंदू का बंटवारा सीधा दिखाई देता है कि हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट करता है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो किशनगंज की जनता मुस्लिम को जिता देती है। तो इस बार क्या लगता है, जैसे कि दोनों तरफ मुस्लिम उम्मीदवार हैं, किशनगंज में जो मतलब MI असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, तो अगर ये वोट एक मुश्त होकर के किसी एक पार्टी को नहीं मिला और वोट बढ़ता है मुस्लिम समाज का, तो स्वीटी कुमारी के लिए जो है देखिए किशनगंज यही बात उपचुनाव में भी लोगों ने सोचा था कि सईदा बानू जब मोहम्मद जावेद की मां है, एक अच्छा उनका जनाधार है, तो शायद वोट बटेगा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कमरुल होदा जीतते हैं। यानी कि किशनगंज की जनता जिसके तरफ में भी वोट करेगी एक तरफा करेगी, वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है वो वोट बांटेगा नहीं। ये उपचुनाव से आपको समझ जाना चाहिए कि वोट नहीं बंटने वाला है, जिसके तरफ करेंगे मुस्लिम समुदाय वोट एक तरफा करेंगे, एक तरफा वोट होगा मुस्लिम समाज का। और यही कारण है कि शायद असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनकी रैलियां भी यहाँ पे बिल्कुल जाहिर बात है कि जब आपके पार्टी का वहाँ जीत है तो आपका पार्टी का सुप्रीमो तो आएगा ही, प्रचार करेगा ही, और आएगा तो एक अलग प्रभाव डालेगा। जाहिर बात है अभी तक मीम का कुछ खास प्रभाव बिहार में नहीं देखने को मिल रहा है, और खासकर रालोसपा के साथ गठबंधन भी है इनका, इसके बावजूद भी कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जब ओवैसी मैदान में उतरेंगे तो प्रभाव छोड़ेंगे, लेकिन लड़ाई कांग्रेस और मीम के लिए है, क्योंकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी, ये आप तय मान के चलिए। लड़ाई कांग्रेस और मीम के लिए है कि पहले नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। पहले और तीसरे नंबर की आप लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे नंबर पे जो है वो शायद इस बार पहले नंबर पे निकल जाए, क्योंकि पिछली बार जो जैसा कि हम मान रहे हैं कि मोहम्मद जावेद ने अपनी माँ को टिकट दिलवाया, तो वहाँ पे एक परिवारवाद का मुद्दा बन गया, ठीक है। लेकिन क्या इस बार नहीं लगता कि कांग्रेस से जो नाराज वोटर थे वो इस बार फिर से कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि टिकट जो है एक ऐसे स्थानीय कार्यकर्ता को दिया गया है, तो उससे वो वोट बैंक पाने की कोशिश में तो है कांग्रेस। देखिए यही मैं आपको पहले ही मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कमरुल होदा के व्यवहार पर, उनके काम पर, कि पिछले एक साल में उन्होंने क्या किया किशनगंज की जनता के लिए। अगर अच्छा काम किया, उनका व्यवहार अच्छा रहा, तो जनता उनके साथ जाएगी। क्यों मैं बदलूंगा अपना विधायक? अगर मेरा विधायक अच्छा है तो मैं क्यों बदलना चाहूँगा? एक साल आपने मौका दिया है, कोई पूरा 5 साल तो दिया नहीं है। तो हो सकता है कि लड़ाई तो है, लेकिन मुद्दा यही है कि बीजेपी दूसरे नंबर पे हम रहेगी। यहाँ पर हिंदू की जो वोट है वो तो आपको मिलने वाला है, नंबर पे आए या ना आए, दूसरा नंबर फिक्स है। मीम और कांग्रेस को तय करना है कि कौन 1 नंबर पे जाने वाला है और कौन 3 नंबर पे जाने वाला है। और अगर आप पीछे जाएंगे और 2010 के चुनाव को देखिए, 2010 में जब हम उस समय बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू साथ थे और 2015 में नहीं थे, तो हो सकता है कि वो हार का कारण स्वीटी सिंह को रहा। तो हम चलते हैं 2010 में। 2010 में क्या होता है, स्वीटी सिंह हारती है मोहम्मद जावेद से। मोहम्मद जावेद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी से स्वीटी सिंह रहती है। 264 वोट से स्वीटी सिंह मैदान हारती हैं। लेकिन क्यों 2010 में राजद और कांग्रेस का गठबंधन नहीं रहता है, और जो तीसरे नंबर पर रहते हैं उन्हें 22,000 वोट मिलता है। अगर वो साथ होते कांग्रेस और राजद, तो हो सकता था कि और बड़ी मार्जिन से हारती स्वीटी सिंह। तो ये कहेंगे कि लड़ाई वोट बटेगा तो भी जीत स्वीटी सिंह का होगा, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि केंद्रीय पार्टी जो होती है उसके आइडियोलॉजी को लेकर के यहाँ की जो जनता है उस हिसाब से वोट करती है, क्योंकि बीजेपी के साथ ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय नहीं जाएगा। तो स्वीटी सिंह अगर स्थानीय नेता होते हुए भी अगर वो मुस्लिम समाज के बीच अपना एक वो बनाती है, ऑरा क्रिएट करती हैं, फिर भी उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। देखिए फ़ायदा यहाँ की कैंडिडेट मतलब यहाँ की जनता जो है क्या उस हिसाब से सोचती है कि नहीं बीजेपी है तो वो एकदम मुस्लिम विरोधी? देखिए जाहिर बात है कि किशनगंज सीट मुस्लिम बहुल सीट है, 70% आबादी वहाँ की मुस्लिम है, तो ये एक बीजेपी के खिलाफ जाता है। क्योंकि आप पीछे के कुछ हाल देखेंगे, किशनगंज में जिस तरह से एनआरसी और सीए को लेकर विरोध भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। इस बार शायद मुद्दा भी बना रहा है। मुद्दा मुनव्वर राना और फौजिया की बेटी फौजिया राना काफ़ी ज़्यादा किशनगंज में एक्टिव थी। लग रहा था कि कांग्रेस उन्हें टिकट भी देगी, लेकिन टिकट उन्हें मिला नहीं। इजहारुल हुसैन को दिया है उन्होंने। एक अच्छे इंसान माने जाते हैं इजहारुल हुसैन, शिक्षक भी रहे हैं, स्कॉलरशिप लिया हुआ है उन्होंने, और एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। तो लड़ाई इस बार टक्कर की होगी, लेकिन मैं फिर भी अभी भी कहूँगा कि बीजेपी दूसरे नंबर पर है। मीम और सही यही पर टिका है कि इस बार लड़ाई जो है वो कांग्रेस और
मीम में है कि पहले नंबर पे पहले कौन पे आता कौन है, रहेगा और तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, बीच में तो बीजेपी है। मेरा मानना है कि बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही रहेगी। चौथी बार स्वीटी सिंह मैदान में है ज़रूर, लेकिन उनके लिए आसान नहीं रहेगा राह। कुछ पब्लिक ओपिनियंस भी आए हैं, आपने देखा हो, तो क्या लगता है लोगों का? देखिए, एक और बात है कि 20 लोगों की बातों को जानकर हम पूरे सीट का मुआयना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो वहाँ पर जो जनता है, देखिए अब हमें किशनगंज का ओपिनियन पोल करना हो, कमरूल होदा के पक्ष, देखिए किशनगंज का अगर हमें ओपिनियन पोल करना हो तो हम एज रैंडमली नहीं कर सकते। हमें करना होगा वहाँ के समुदाय की जनसंख्या के आधार पर कि हिंदू वोटर जो हैं वो क्या सोचते हैं, मुस्लिम वोटर जो हैं वो क्या सोचते हैं। अब हम 10 हिंदू वोटर से पूछ के आएंगे, 2 मुस्लिम वोटर से पूछ के आएंगे, तो वो जाहिर बात है कि बीजेपी के पक्ष में वो जाएगा। लेकिन हम इक्वल पूछते हैं तो पता चलेगा कि किसका पक्ष ज़्यादा है। जैसे कि 1 साल की विधायकी मिली उन्हें, कमरूल होदा को, तो क्या अभी ऐसा है कि वहाँ की जनता चाहती है कि नहीं चलो 1 साल दिया, आगे का 5 साल और देते हैं? मेरा मानना है कि कमरूल होदा की दावेदारी अभी भी यहाँ मजबूत है और लड़ाई उन्हीं से है जिसकी भी होगी। तो कमरूल होदा की दावेदारी जो है इस बार भी किशनगंज से मजबूत स्थिति में है, ऐसा मानना है राजमोहन जी का। आपको बता दें कि किशनगंज बिहार का छोटा दार्जिलिंग कहा जाता है और ये नेपाल से भी सटा है, साथ ही साथ बांग्लादेश से इसकी दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। बिहार में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तेज पत्ता हो या फिर एक ख़ास तरीके का आम हो, उसके लिए किशनगंज फेमस तो है ही, लेकिन किशनगंज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो अपने विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, इस समय जो फेस्टिवल होता है, इसमें जो जनता फैसला करती है, उसके लिए जाना जाता है किशनगंज। और इस बार जो है जनता का मूड क्या है ये तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो मूड है उसके हिसाब से हम यही कहेंगे कि जो पूरी हवा है वो असदुद्दीन अवैसी के तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन लड़ाई कांग्रेस और AIMIM के बीच है। बीजेपी तो दूसरे नंबर पर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे एक और सीट के ऊपर विश्लेषण लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।